हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। एक बच्चे का एग्जाम है आज, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि इस चैप्टर पे वीडियो बनाओ। मैंने सीरीज के बीच में ये वीडियो इसलिए डाली बिकॉज उसको अर्जेंटली वीडियो चाहिए थी। तो गाइस, आपको किसी भी तरह की इनकन्वीनियंस ना हो, इसलिए मैं सारे प्लेलिस्ट को अलग रखती हूँ। प्लेलिस्ट चेक करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जस्ट अ सेकेंड गाइस। Now we have moved to the first question. Name the different kinds of motion that happens when a rigid body is acted upon by a force. यानी कि जब किसी rigid body के ऊपर force apply होती है। ओके, जब सपोज ये एक बॉडी है, इस पे हम force apply करते हैं। ओके, सो इस बॉडी पे किस तरीके के motions possible है? Options are A, linear and rotational, B is linear and translational, C is only linear, and D is none of the above. सो आपको पता होगा कि जब भी जैसे कि ये कोई बॉडी है, ये छोटा सा स्टोन है। ओके, ये यूनिफॉर्म बॉडी है, रिजिड बॉडी है, सॉरी। इस पर अगर मैं फोर्स लगाती हूँ तो ये बॉडी आगे भी बढ़ेगी, राइट। ये बॉडी आगे बढ़ेगी, प्लस ये थोड़ा सा रोटेट भी करेगी, राइट। ये बॉडी ऐसे ऐसे रोटेट करते हुए आगे मूव करेगी, राइट। ऐसे ऐसे करके ये रोटेट भी करेगी, प्लस ये मूव भी करेगी, यानी कि आगे की तरफ ये बढ़ेगी भी। सो इसके पास लीनियर मोशन होगा, राइट। ओनली लीनियर तो पॉसिबल नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। ओके, ये ऑप्शन गलत है। लीनियर एंड रोटेशनल, राइट। लीनियर एंड रोटेशनल तो होगी ना। सेकेंड ऑप्शन है लीनियर एंड ट्रांसलेशनल। अब ये आपको पता होना चाहिए कि लीनियर और ट्रांसलेशनल एक ही होता है। ओके, सो लीनियर का दूसरा नाम है ट्रांसलेशनल। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन विच वन? ऑप्शन वन। Okay, now we'll move to the next question. That is question number 2. The turning effect of force and the motion of the body is called. So, जो दो combined effect है, right? एक turning effect of force, okay, and the motion of body, इसको क्या कहा जाता है? आपको fill in the blanks का आंसर भरना है. So, torque, B is moment of force, C is rotational motion, and D is all the above. So, the right answer will be rotational motion because यहाँ पे motion की भी बात की जा रही है और turning effect. सो अगर बॉडी टर्न भी कर रहा है और उसमें मोशन भी हो रहा है, तो किस तरीके का मतलब इस इफेक्ट को या फिर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रोटेशनल मोशन। ये रोटेशनल मोशन पोजेस करेगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन बॉडी? ठीक है, किसी बॉडी पे, दिस इज ऑन अ बॉडी। ओके, सो किसी भी बॉडी पे टर्निंग इफेक्ट जो लगती है, किसी भी बॉडी पे जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि जो फोर्स की जो टर्निंग इफेक्ट है, ठीक है, फोर्स किसी बॉडी को टर्न करने का जो उसके अंदर पावर है, राइट, जो उसका प्रॉपर्टी है, वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सो फर्स्टली आपका ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, जो आप फोर्स लगा रहे हो उसकी कितनी मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट वन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट होता है उससे फोर्स जहां पे लग रहा है। ओके, जैसे कि ये कोई बॉडी है एंड यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स कैसे लगती है, किसी पॉइंट पे तो नहीं लगती, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर लाइन में लगती है। सो इस लाइन ऑफ एक्शन से, जैसे कि अगर फोर्स ऐसे लग रही थी, आपका बॉडी का पाइवोटेड पॉइंट यहाँ है, सो डेफिनेटली विल कैलकुलेट इट लाइक दिस। हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि वो उससे 90 डिग्री बना रही हो। ये पूरा जो लाइन मैं बना रही हूँ, ये वाला जो आपका पूरा लाइन है, राइट, ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स इस लाइन में एक्ट कर रहा है, ये पूरे लाइन में एक्ट कर रहा है। सो दिस इज द थिंग। नाउ द थर्ड थिंग इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? पाइवोटेड पॉइंट को ही एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है। सो द लास्ट वन इज ऑल द अबव। तो ऑल द अबव कौन सा करेक्ट होगा, बताओ? फर्स्टली ये वाला ऑप्शन तो सही होगा, ए सही होगा, बी भी सही है, सी भी सही है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। मोमेंट ऑफ फोर्स इज आल्सो कॉल्ड ए टॉर्क, बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी रोटेशनल मोशन, एंड डी नन ऑफ द अबव। सो डेफिनेटली आंसर ए होगा। ये सब बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क? टॉर्क का एसआई यूनिट क्या होता है?
Now, don't get confused with the SI unit of work and the SI unit of torque. ठीक है, इसका यहाँ पे ऑप्शंस है डाइन इंटू सेंटीमीटर, ओके, डाइन सेंटीमीटर, B इज न्यूटन मीटर, C इज KGF एंड ऑल द अबव. सो मैं आपको बता दूं कि जो ये डाइन सेंटीमीटर है ये CGS यूनिट है, और ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर फोर्स को अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फॉर्म में लेते हैं, कि ग्रेविटेशनल फोर्स लेते हैं, देन एक्चुअली ये ऑप्शन नहीं होगा. मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि फोर्स को अगर हम ग्रेविटेशनल यूनिट में लेते हैं एंड देन तब जो फोर्स आपका लग रहा है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टाउ इज इक्वल टू फोर्स, आपकी फोर्स हो गई एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, सो दिस इज द थिंग, आपको पता होगा. सो ये जो KGF है ये क्या है, ये फोर्स की यूनिट है ग्रेविटेशनल फॉर्म में, ओके, ग्रेविटेशनल यूनिट. ना जब हम फोर्स को KGF लेते हैं और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जब हम मीटर लेते हैं, तब ये इसकी SI यूनिट होगी उस केस में जब हम लोग फोर्स को ग्रेविटेशनल यूनिट में लेते हैं. ओके, सो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, न्यूटन मीटर. Moving on to question number 6. What is the CGS unit of moment of force? Moment of force का CGS unit क्या होता है? That means torque का moment, torque को moment of force कहा जाता है. So torque का CGS unit क्या है? मैंने अभी तुरंत बताया, डाइन मीटर. डाइन मीटर या डाइन सेंटीमीटर? डाइन सेंटीमीटर. ओके, डाइन मीटर नहीं होता, डाइन सेंटीमीटर होता है. Now, in the case of clockwise movement, it is taken. It will be sorry, I missed here. It will be is. Okay. It is taken what? उसको बताना है कि जब हम लोग मोमेंट को, मतलब इन केस ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, जब मोमेंट क्लॉकवाइज होता है तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, कोई साइन कैरी करता है या फिर कुछ भी नहीं. सो द आंसर विल बी विच वन. जल्दी कमेंट करके बताओ गाइज, आप बहुत टाइम लगाते हो, जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ तभी मैं ये आंसर बताऊंगी. आई एम वेटिंग फॉर 10 seconds, तब तक आप जल्दी से मुझे कमेंट करके आंसर बताओ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So your answer is option B. Okay, clockwise में याद रखना negative और anti clockwise में positive. Now next question is, which of the following does not causes the rotation of a pivoted body? एक pivoted body का rotation इसमें से कौन से factor नहीं करता है, ठीक है. So mainly आपके options है, A couple, B है single force, C है moment of couple, D है both B and C. So आंसर कौन सा होगा बताओ. couple से तो definitely rotation होती ही है, moment of couple भी वही चीज है, and both B and C तो होना जरा, right? यहाँ पे पूछ रहा है किससे नहीं होती है rotation. So single force, एक single force body का rotation नहीं कर सकता. So your answer will be option B. Okay, now B. Okay. Now moving on to next question. In a couple, the two forces acting, the two equal forces. Remember, मैंने यहाँ पे mention भी किया है कि जो दोनों forces है वो equal है. Okay, magnitude में equal है. Acting in opposite direction. Plus couple में क्या होता है कि जो दो forces होता है वो equal होते हैं magnitude में और एक दूसरे के से opposite direction में होता है. Okay. Does not acts along, मतलब जो ये फोर्स है ये कहाँ पे एक साथ दोनों फोर्स एक्ट नहीं करते हैं. डिफरेंट सेंटर्स, अलग अलग सेंटर्स, नो. द सेम लाइन, बी, सी, both A and B and D is none of the above. So the right answer is the same line. Okay. Now moving on to question number 10. Dash is equal to either force into perpendicular distance between the two forces. किसका फॉर्मूला होता है ये बताओ, आपको पता होगा. टॉर्क का होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स का होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है, या कपल का होता है. खुद ही सोच के बताओ. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आइदर फोर्स. इसे सबको पता होना चाहिए. आइदर फोर्स कब होता है, कपल के केस में दो फोर्सेस होता है, राइट. एक फोर्स अगर ऐसे एक्ट कर रहा है तो दूसरा फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा. सो द राइट आंसर इज डी, कपल. Now, when a number of forces acting on a body produce no change in the state of rest or of linear rotational motion, okay, linear or rotational motion and the state of rest, so the body is said to be in, tell me guys, tell the answer. ये fill in the first वाला जो है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक है. ओके, तो आपको इस ब्लैंक का आंसर बताना है. ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैंने कुछ सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. आपका फर्स्ट ब्लैंक का ऑप्शन है स्टेट ऑफ रेस्ट, बी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, सी स्टेट ऑफ मोशन एंड डी स्टेट ऑफ ऑल द अबव. सो ऑप्शन बी इज राइट.
मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, नेम द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये आपको डेफिनेटली पता होगा, नहीं पता है तो स्टूडेंट्स आप बहुत पीछे। मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपको नहीं पता है कि इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स के होते हैं, तब कोई मीनिंग ही नहीं होता आपको एग्जाम में बैठने का। आप एग्जाम में बैठो ही मत, बिकॉज आपको इतना भी नहीं पता। इतना तो पता होना चाहिए, राइट। आई एम वेरी श्योर कि मैक्सिमम बच्चा को इसका आंसर पता होगा, मैक्सिमम बच्चों को इसका आंसर पता होगा, राइट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। मेरे कहने से पहले ही आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है। Moving on to the third part, that is C. Book lying on a table is an example of, ये किस टाइप, मतलब ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम दिखा रहा है गाइस। ऑप्शन ए इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, बी इज डायनामिक मोशन, सी इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डी इज स्टैटिक मोशन। तो डेफिनेटली यहाँ पे तो कोई मोशन हो नहीं रहा है। बुक क्या है, एक टेबल पे बुक रखा हुआ है, एक टेबल है, ओके। ये टेबल है, इस पे ऐसे करके ये जो बुक है ऐसे रखा हुआ है। सो बताओ कि ये किसका एग्जाम्पल है। मोशन तो हो नहीं रहा, डायनामिक मीन्स मूविंग, ओके। या तो रोटेशनल होगा या तो लीनियर होगा, ठीक है। बट यहाँ पे मूव तो हो नहीं रहा, मोशन भी नहीं हो रहा, ओके। सो डेफिनेटली स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, फोर्स इनटू डिस्टेंस। डी इज बोथ ए बी एंड सी। अगर आप इसका आंसर सही नहीं बताओगे तो आप बहुत मार खाओगे। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ये फॉर्मूला आपको पता है ना, आई एम श्योर आपको पता होगा, कमेंट करके बताओ। A beam balance works on the principle of A moments, B force, C motion, D both A and B. So answer होगा option A, moments. The center of gravity of a body is the point about which the algebraic sum of dash of all the particles constituting the body zero. देख रहे हो क्वेश्चन कैसे बन रहा है। ये तो मैंने आपको बस बेसिक से क्वेश्चंस दिए जो मेनली जो ऑब्जेक्टिव काइंड के क्वेश्चंस हैं। अगर मैं न्यूमेरिकल्स देती तो आपको उसमें और ट्रबल होता। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस तो करो ही, इसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करना। ये नहीं कि आप न्यूमेरिकल्स छोड़ दो कि बस ऑब्जेक्टिव आएगा, बिकॉज क्वेश्चन ऐसा आ सकता है ना कि जो न्यूमेरिकल है उसी को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। अगर आपने सुने होंगे आईआईटी जेई के एग्जाम्स कैसे रहते हैं या ओलंपियाड के, क्वेश्चन दे देता है, इसमें 4 ऑप्शंस रहते हैं, 4 ऑप्शंस रहते हैं। क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना ही है, बस आपको सही आंसर में टिक करना है। तो अगर आप सही से सॉल्व नहीं करते तो आपका मार्क्स चला जाएगा। मुझे इस बार लग रहा है कि शायद इस बार आईसीसी के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो उस तरीके के बनेंगे फिजिक्स में। मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स और मैथ्स में उस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं। सो मतलब एमसीक्यू के साथ साथ, इस तरीके के एमसीक्यू के साथ साथ आप न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करना। मैंने इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स तो नहीं दिए हैं, बट मैंने सारे एमसीक्यूज प्रोवाइड किए हैं। Okay, so first है आपका movements of couple, B movements of weight, C is clockwise movement, D is anti-clockwise movement. So right answer will be option B. Okay. Now moving on to question number 14, where is the center of gravity of a uniform wire located? एक uniform wire का center of gravity कहाँ है? देखो guys, इस पे एक बहुत बड़ा चार्ट बना हुआ है, ठीक है। उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। तो पता होनी चाहिए, ये सब चीजें आपको याद रखनी होगी। Okay, so first one is at the edges, middle of its length, C at the ends, D outside the wire. So right answer will be option A. I mean B, sorry. I'm writing it here. B. Next is question number 15. The center of gravity of a circular disc is at the circumference at half of its radius, geometric center, none of the above. इसका भी आंसर straight away option C जा रहा है. Let me write. Okay. Now moving on to question number 16, state the difference between uniform linear and uniform circular motion. दो तरीके के मोशंस है, आपको पता है कि एक यूनिफॉर्म लीनियर कहलाता है और एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, बट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज unaccelerated. Okay. B is uniform linear motion is unaccelerated, but uniform circular motion is accelerated. And C is in uniform circular motion, velocity is variable, but in uniform circular motion, I mean uniform linear motion, velocity is variable, but in uniform circular motion, velocity is constant. None of the above. So हम आपको सबसे पहले ये बता दो कि जो uniform linear motion होता है ना, जो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता है आपका, उसमें दो बेसिक चीजें होती है। क्या बेसिक चीजें होती है? इसमें स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। ओके, सो आपका जो स्पीड है, इसका जो स्पीड होगा, राइट, वो कांस्टेंट होगा।
इसका स्पीड, let us denote it with s, and then velocity, say v, velocity is taken as v. Okay, so ये दोनों कांस्टेंट होता है. दैट मीन्स अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो होगा नहीं. दैट मीन्स इट इज अनएक्सेलरेटेड. ऑन दी अदर हैंड, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें क्या कांस्टेंट रहता है? स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा, बट इसमें वेलोसिटी वेरिएबल है. वेलोसिटी अगर वेरिएबल हुई दैट मीन्स वो एक्सेलरेटेड है, राइट? सो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा. श्योर? मैंने अभी क्या कहा कि इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी या सी? खुद सोचो. मैंने अभी जो भी कंडीशंस आपको बताए उसके हिसाब से आप सोच कर बताओ कि मैंने भी सही आंसर बताया या गलत आंसर बताया. स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड सेम है, बट स्पीड इज कांस्टेंट से के, एंड वेलोसिटी इज वेरिएबल. ओके, इट्स वेरिएबल. तो बताओ क्या होगा? अगर आप इसका भी आंसर सही नहीं बताते हो ना इतना हिंट देने के बाद, देन मैं से ज्यादा कुछ नहीं कह सकती आपको. इसका आंसर ऑप्शन बी होगा. ओके, बिकॉज लीनियर मोशन अनएक्सेलरेटेड होता है और सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. Centrifugal forces, A fictitious, B pseudo, C imaginary, and D all the above. So the right answer will be definitely option A. Centrifugal, centrifugal, fictitious, imaginary बोल दो, pseudo बोल दो, virtual बोल दो, fake बोल दो, ये forces आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके का forces है. इस पे क्वेश्चन बहुत बार बना. So guys, we have reached finally to the end of the video. Thanks for watching. अगर आपको इस तरीके के वीडियोस और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओ. एंड या गाइस, इसके बाद मैं इंग्लिश का आपका जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको मैं कंप्लीट करूंगी. उसके बाद मैं किसी और सब्जेक्ट में आऊंगी. सो आप मुझे बता दो ताकि मेरे कंसिडरेशन में आ जाए कि आपको किस सब्जेक्ट्स और किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं पहले इंग्लिश कंप्लीट करूंगी, उसके बाद फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट्स में शफल करूंगी. बट अगर या जैसे कि कनश को अर्जेंसी थी, उसकी आज एग्जाम है, 4 o'clock उसकी एग्जाम है, तो या मुझे आज वीडियो कंपल्सरीली उसके लिए बनाना पड़ा. तो अगर आपको वैसी किसी तरीके की अर्जेंसी होगी तो आप मुझे बता देना. अदरवाइज आप पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो. आपको कहीं भी डाउट होगा, यू कैन आस्क मी एट माई इंस्टाग्राम हैंडल. सो आई सून मेंशन इट इन माय चैनल डिस्क्रिप्शन. आप मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन पे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स और मेरे सारे सोशल हैंडल्स पे मुझे फॉलो कर सकते हो. मेरे यूट्यूब, मेरा जो एक और चैनल है कॉमेडियन, उस पे भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो. और कॉमेडियन नाम का मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल है, उस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो. सो गाइज, अगर आपको इसका नोट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, मैंने मेनली ये जो मैं जो वीडियोस बनाती हूँ ना, मैंने इसे ब्लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके रखा है. यानी कि इसका ब्लॉग भी अवेलेबल है. आप मुझसे बस आप कमेंट में पूछो, मैं 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी. मैं सारे चैप्टर्स के जो भी ब्लॉग्स रहते हैं ना, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ. जब भी आप वीडियोस देखो तो उसके बाद एक बार डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना. मे बी शायद मैंने अपलोड कर दिया होगा, बिकॉज टाइम लगता है मुझे ब्लॉग लिख के अपलोड करने में. सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच. चैनल को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये सारे कंटेंट्स पहुंचे. एंड वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग.